जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से ये परिस्थिति इस समय चल रही है परीक्षाओं को लेके, और काफ़ी सारे लोगों की जो दिक्कतें हैं, बहुत सारे दिनों से लगातार मैसेज और बाकी चीज़ों से कांटेक्ट होने के बाद, अब देखिए, यही चीज़ इतना ही बस है, कहना है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी इतनी समस्याएं हो रही हैं, उसको कम करने की क्षमता तो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी में जितना भी हो पाएगा उतनी पूरी कोशिश रहेगी। चाहे वो मेरी तरफ से हो, प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो स्टडी की तरफ से हो। तो आप लोगों को कोई भी टॉपिक लगता है जिसमें आपको समस्या आ रही है, या उस टॉपिक पे आपको नोट्स मिलना चाहिए, क्वेश्चंस कराने चाहिए, तो आप लोग चाहे टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे लिख दीजिएगा। तो जो भी आप लोगों के लिए जितना भी हो सकेगा इस चैनल के माध्यम से, जय हो स्टडी के माध्यम से आप लोगों के लिए किया जाएगा। तो देखिए, ये फाइनेंस कमीशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये तरीका ठीक लगेगा तो आप लोग बताइएगा। इस तरह के और भी लेक्चर्स और भी वीडियोस हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट पर भी ट्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्लो डायग्राम बनाकर आप लोगों को बताने की कोशिश है। तो चलिए फाइनेंस कमीशन को शुरू करते हैं, वित्त आयोग को। देखिए, संविधान में अगर आप लोग देखेंगे तो अनुच्छेद 280 बताता है फाइनेंस कमीशन के बारे में कि एक वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग है ये, यूनियन फाइनेंस कमीशन, उसका गठन आपको करना है। तो संविधान ये बात अनुच्छेद 280 के माध्यम से बोलता है। अब हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि अगर फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का गठन होता है तो वो दिखता कैसा होगा, उसमें मेंबर कौन होंगे, सदस्य कौन होंगे, कितने चेयरमैन के अलावा कितने सदस्य होंगे। तो अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो एक अध्यक्ष, एक चेयरमैन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद 4 और अन्य सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। संविधान में इस तरह की बात की गई है। अच्छा, जो ये अध्यक्ष हैं और उनके साथ ये 4 सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जो हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं। तो ये नियुक्त जो है वो राष्ट्रपति करते हैं चेयरमैन और 4 सदस्य की। एक सबसे खास बात यह है कि मान लीजिए अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, आपने उसमें एन के सिंह जी को चेयरमैन बनाया हुआ है और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए हुए हैं। तो अगर मान लीजिए 16वां वित्त आयोग आप गठन करते हैं, तो क्या इसी में से फिर से वही चेयरमैन को आप नियुक्त कर सकते हैं अगले वित्त आयोग का, या फिर वही जो अभी सदस्य हैं, क्या उनको दोबारा से सदस्य बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। यानी ये जितने भी चेयरमैन और मेंबर हैं फाइनेंस कमीशन में, ये एलिजिबल होंगे री अपॉइंटमेंट के लिए, यानी पुनर्नियुक्ति के लिए ये पात्र होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक वित्त आयोग में अगर ये अध्यक्ष बन गया कोई व्यक्ति या सदस्य बन गया तो वो फिर आगे के किसी भी वित्त आयोग के चेयरमैन, वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बनने के पात्र नहीं होंगे, काबिल नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज़, एज लिमिट कितनी है? जैसे हम लोग पढ़ते आते हैं, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, यूपीएससी के चेयरमैन, स्टेट पीसीएस के जो से चेयरमैन और सदस्य हैं, सभी लोगों का एक एज लिमिट बताया गया है। लेकिन वित्त आयोग के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कोई एज लिमिट नहीं होती है। इस बात को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, इसलिए क्रॉस का साइन यहाँ पर बना हुआ है। अभी जो एन के सिंह जी हैं, जो 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी आयु 83 साल की है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई भी एज लिमिट नहीं बताया गया है। सिर्फ जो क्वालिफिकेशन बताया गया है वो हम आगे देखेंगे कि क्या योग्यता बताई गई है, उसी के हिसाब से आप नियुक्त कर सकते हैं अध्यक्ष और उनके अलावा सदस्यों को। आगे देखते हैं। देखिए, संविधान ने ये बात किस पर छोड़ दिया? संसद पर छोड़ दिया कि आप निर्धारित करिए कि जो भी ये, देखिए, जो भी ये मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति जो है वो तो राष्ट्रपति समय समय पर कर देंगे। संविधान में लिखा है कि 5 साल, हर 5 साल कार्यकाल पूरा होने के पहले या फिर 5 साल के पहले आप गठन कर दीजिए एक वित्त आयोग का, अगर ज़रूरत पड़ता है तो ये संविधान ने राष्ट्रपति को जिम्मेदारी दी। लेकिन जो भी लोग चेयरमैन बनेंगे, जो भी लोग सदस्य बनेंगे वित्त आयोग के, फाइनेंस कमीशन के, उनकी योग्यता क्या होगी? वो जुडिशरी से जुड़े हुए होंगे, न्यायपालिका से जुड़े हुए होंगे, प्रशासन से जुड़े हुए होंगे। उनकी योग्यता जो है, ये बात संविधान ने संसद पर छोड़ दिया। तो संसद ने इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए इस बात को निर्धारित किया कि हम एक कानून बना देते हैं, और उस कानून के तहत हम क्वालिफिकेशन, योग्यता बता देंगे, पावर भी बता देंगे कि जो भी चेयरमैन होंगे, जो भी सदस्य होंगे, उनकी ताकत भी क्या होगी। तो ये जो अधिनियम आप देख रहे हैं, ये है फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951, यानी वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम 1951, ये संसद ने बना दिया। अब इसके तहत हम ये देखेंगे
कि जो भी सदस्य नियुक्त होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या होगी। सबसे पहला, या तो वो कोई हाई कोर्ट के जज रहे हों या फिर ऐसे कोई व्यक्ति जो कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए पात्रता रखते हों, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हों या फिर इस पद के लिए वो योग्यता रखते हों, तो वैसे इंसान को आप सदस्य बना सकते हैं फाइनेंस कमीशन का। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जिसके पास स्पेशल नॉलेज है सरकार गवर्नमेंट में फाइनेंस और अकाउंटिंग का, यानी सरकार के वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी सदस्य बन सकता है फाइनेंस कमीशन का। उसके बाद कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो आप उसको वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। और चौथा ये है क्वालिफिकेशन या योग्यता, कि वो इंसान स्पेशल नॉलेज रखा हुआ होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, यानी अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं फाइनेंस कमीशन का। अब ये तो बात हो रही थी कि 4 जो सदस्यों को आप नियुक्त करेंगे फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग में, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होने चाहिए। लेकिन जो चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उनकी योग्यता ये है कि वो सार्वजनिक मामलों में, पब्लिक अफेयर्स में एक अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो उनके लिए ये नहीं रखा गया है कि आप हाईकोर्ट के जज बन सकते हैं या आपके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस और वित्त का या प्रशासन में। बस इतना बोला गया कि वो इंसान एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास पब्लिक अफेयर्स में। अगर सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला वो व्यक्ति है तो अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह योग्यता रखता है वित्त आयोग का। उसके बाद अब हम पावर भी कुछ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से भी कई बार यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में सवाल पूछा जा चुका है। जब आप शक्तियों की बात करते हैं तो सिविल कोर्ट की तरह इनके पास पावर होता है। और ये पावर इनको कहाँ से मिला हुआ है, तो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इनको ये ताकत मिली हुई है। और इसी की वजह से हम इन्हें एक क्वासी जुडिशियल बॉडी यानी कि अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में भी मानते हैं। तो अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में मानने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोर्ट नहीं है, ये जज नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास न्यायालय जैसी कोई ताकत है। जैसे इनको अगर कोई साक्ष्य मांगना हुआ, किसी की गवाही मांगनी हुई, कोई प्रूफ मांगना हुआ, कोई दस्तावेज मांगना हुआ, तो ये बुला सकते हैं नोटिस देकर। ये गवाह के तौर पे अपने पास पेश होने की बात कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये सब तो न्यायालय का काम है ना। लेकिन ये जज तो है नहीं, न्यायपीठ तो है नहीं, ये न्यायालय तो है नहीं। उसके बावजूद अगर उनके पास न्यायालय जैसी थोड़ी सी भी शक्ति है तो हम इसे अर्ध न्यायिक निकाय का नाम देते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी। अगर हम टेन्योर की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो देखिए राष्ट्रपति जो हैं वही निर्धारित करते हैं कि ये जितने भी सदस्य और जो भी अध्यक्ष हैं इनका कार्यकाल कितना होगा। संसद ने ये बात राष्ट्रपति जी के ऊपर छोड़ रखी है। एक बात और, अब जैसे मान लीजिए कि आपने गठन कर दिया, ये इन लोगों ने काम कर लिया, तो उसके बाद ये अपनी रिकमेंडेशंस देंगे, सिफारिश देंगे। तो अनुच्छेद 281 जो आर्टिकल 281 है वो ये बोलता है कि राष्ट्रपति जी का यहाँ पे जिम्मेदारी बनता है कि जो भी सिफारिशें वित्त आयोग की तरफ से उनको प्राप्त होंगी वो संसद में पेश करेंगे। यानी कि कहा जाता है ना कि संसद की मेज पर वो पेश करेंगे। तो इस तरीके से आप डायग्राम पे फोकस करिए। राष्ट्रपति जी हैं, सिफारिश उन्होंने रखा है वित्त आयोग का जो उनको मिला हुआ एक फाइल में, ये फाइल है, और वो उन्होंने संसद की मेज पर, ये मेज जैसा बना दिया गया है, तो संसद की मेज पर उन फाइल को टेबल पे रखा गया है। ठीक है। उसके बाद संसद को निर्णय लेना होता है कि हमें, उसमें ये भी होता है रिपोर्ट में कि गवर्नमेंट जो है, सरकार कौन कौन से वित्त आयोग के सिफारिशों को मान रही है, नहीं मान रही है। फिर उसके ऊपर चर्चा होता है, चीज़ें सारी चलती हैं संसद के अंदर। अब इनका फाइनल काम देखने के पहले एक फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चेयरमैन हमेशा पूछा जाता है, तो वित्त आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? के.सी. नियोगी जी। 1951 में इनकी नियुक्ति हुई थी। दूसरे जो चेयरमैन थे वो के. संथानम जी थे। के संथानम जी का बाद में बहुत सारी एक समिति भी बनाई गई थी, उसको हम बाद में देखेंगे। 1956 में इनकी नियुक्ति हुई थी। और लेटेस्ट जो अभी चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन है। एन.के. सिंह जी के नेतृत्व में एन.के. सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया है। 2017 में 15th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था और इनकी जो सिफारिशें हैं वो 2020 से 2026 तक के लिए लागू होंगी। अब हम वित्त आयोग का कुछ काम देख लेते हैं। तो देखिए, जो भी भारतीय वित्त आयोग की भूमिका और कार्य है उसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनका कार्य ये है कि इनको सबसे पहले सिफारिश करना होता है। जो भी कर है, जो भी करों का विभाज्य पूल है, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस हैं, उनको शेयर करना है 2 तरीके से। कैसे?
एक तो क्षैतिज क्षैतिज वितरण होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है लंबवत हस्तांतरण यानी कि वर्टिकल डिवोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये है अपना मध्य प्रदेश, ये है अपना उत्तर प्रदेश, ये अपना बिहार, उसी तरीके से आसाम, और ऐसे कई सारे राज्य हैं जो कि अगल बगल ऐसे साथ में खड़े हैं। अब ये वित्त आयोग ये बताएगा कि कितना टैक्स आप मध्य मतलब जो भी आपके पास टैक्स का पैसा बांटना है, तो कैसे आप बांटेंगे, मध्य प्रदेश को कितना देंगे, किस हिसाब से आप यूपी को देंगे, किस हिसाब से आप बिहार को देंगे। उसमें फिर अलग अलग तरीका अपनाया जाता है, मापदंड बनाए जाते हैं कि जनसंख्या को ध्यान रखना है, विकास को ध्यान में रखना है, कि जनसंख्या विकास के अलावा जंगल किसने बचे हुए हैं, कौन कितना अन्य चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, पैसे कैसे खर्च कर रहा है। इसका एक मापदंड हर वित्त आयोग एक बनाता है, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बनाता है, और उसके हिसाब से पैसे जो है वो राज्यों के बीच में वितरण करने की बात की जाती है, सिफारिश की जाती है वित्त आयोग के द्वारा। तो राज्यों के बीच में जो पैसा आप बांट रहे हैं, राज्यों के बीच में जो पैसा आप डिवाइड कर रहे हैं, वो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस कहलाएगा, यानी कि क्षैतिज वितरण होगा विभाज्य करों का। अब लंबवत का मतलब क्या हो गया? लंबवत हस्तांतरण या वर्टिकल डिवोल्यूशन। देखिए, यहाँ पर हो गई केंद्र सरकार, यहाँ पर हो गई राज्य सरकार। तो ये जो निर्धारित करता है सिफारिश के माध्यम से वित्त आयोग कि कितना पैसा केंद्र सरकार को मिलेगा और उसके बाद कितना हिस्सा राज्यों को जाएगा, अभी एक साथ राज्यों को देने की बात हो रही है, अलग अलग नहीं हो रही है। तो आप ये समझ लीजिए, उसको हम लोग वर्टिकल डिवोल्यूशन का नाम देते हैं, यानी कि लंबवत हस्तांतरण का नाम देते हैं। एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छा, ये डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस क्या है? देखिए, टैक्स जो है आपने वसूल लिया, उसके बाद वो हिस्सा जो कि आपको बांटना है उसके लिए सिफारिश करेगा, और उसके बाद टैक्स जब जमा होता है तो उसमें खर्चा भी तो है ना। जैसे आईआरएस अधिकारी हैं, इनकम टैक्स में काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, इनको भी तो कुछ आप पैसा देंगे ना। तो जो पैसा आपको बांटने के लिए फाइनल बचता है, कर को विभाजन करने के लिए, बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में या फिर राज्य राज्यों के बीच में, उसी को हम लोग विभाज्य पूल, करों के विभाज्य पूल के रूप में जानते हैं। क्योंकि वो पैसा इकट्ठा होता है तो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का नाम हम उसी को देते हैं। दूसरी चीज़, ये भी निर्धारित करते हैं कि केंद्र सरकार जो ग्रांट इन एड देगी राज्यों को, वो किस तरीके से देना चाहिए, उसका क्या नियम होना चाहिए। यानी राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता अनुदान के सिद्धांतों का भी निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग करता है। वो ये बोलेगा कि देखिए, इस राज्य को आप पैसे दीजिए क्योंकि उसके पास ये विकास की दिक्कत हो रही है, इसको दीजिए क्योंकि ये बॉर्डर के पास आता है, इसको दीजिए क्योंकि इसके पास सूखा पड़ा हुआ है, या जो भी उसमें निर्धारित होता है मापदंड, क्राइटेरिया जो भी डिसाइड होता है, उसके हिसाब से ग्रांट दिया जाता है। और ग्रांट है तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार एक बार पैसा देगी राज्य को, वो कर्ज का रूप नहीं लेगा, फिर राज्य को देने के बाद आपको भूल जाना है। भूल जाने का मतलब ये है कि आपको भविष्य में उनसे कोई कर्ज वापस लेना है नहीं, मूलधन और ब्याज लेना है नहीं, तो इसीलिए वो ग्रांट का रूप, अनुदान का रूप लेता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि कभी कभी राज्य वित्त आयोग, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, वो भी इनको सिफारिश कर सकता है केंद्रीय वित्त आयोग को कि आप जो राज्य है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, वो केंद्रीय वित्त आयोग जो एन के सिंह जी के अध्यक्षता में अभी 15वां वित्त आयोग है, उनको ये सिफारिश करके बोले कि यूपी के जो पंचायत हैं और यूपी के जो नगर निगम हैं, इनका भी कैसे खजाना भरा जाए ताकि ये खर्चा बेहतर तरीके से कर पाएँ, निर्माण कर पाएँ अलग अलग चीज़ों का, तो कैसे कर पाएँ, ये इनका खजाना कैसे भरा जाए, या राज्य का खजाना कैसे भरा जाए जिससे कि राज्यों से मिलने वाला पैसा इन तक पहुँचे। क्योंकि राज्य अगर पैसा बांट रहा है नगर निगम और पंचायतों को, और राज्य के पास ही खजाना नहीं है, उनके पास पैसे कम हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास भी पैसे नहीं आएंगे। जो त्रिस्तरीय सरकार व्यवस्था में जो थर्ड टियर गवर्नमेंट है अपनी नगर निगम और पंचायत, इनके पास भी पैसा नहीं पहुंचेगा। तो राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त आयोग ऐसे फिर नियम बना सकता है जिससे कि राज्यों का जो भंडारण है, राज्यों के पास जो खजाना है पैसे का, उसमें बढ़ोतरी हो पाए। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस तरीके से फाइनेंस कमीशन हम लोग का कंप्लीट होता है। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ठीक लगेगा तो हिस्ट्री, पॉलिटी, हर तरीके का हम लोग इस तरीके से ही चीज़ों को रिवाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।